Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. हेलो स्टूडेंट्स, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं नादिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है कि सीजीपीएससी 2021 के रिजल्ट आ चुके हैं और हम अपनी यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम टॉपर से आपको मिलवाएंगे। और आज हमारे साथ ऐसे ही छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 के टॉपर बैठे हुए हैं। योगेश्वर द्विवेदी जी आज हमारे साथ में हैं और इनका रैंक जो था बहुत ही अच्छा था। 6th रैंक इन्होंने स्कोर किया है छत्तीसगढ़ पीएससी में और ये सेलेक्ट हुए हैं डीओ के रूप में। तो आज हमारे साथ है, जानेंगे इनकी जर्नी की, इन्होंने कैसे अपनी शुरुआत की थी, किस तरह से इन्होंने अटेम्प्ट दिए, कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की और आप लोग के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं आज उनसे पूछेंगे। तो योगेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतना अच्छा रैंक स्कोर किया है आपने, इतनी अच्छी पोस्ट मिली है आपको। तो बस हमारे व्यूवर्स थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आप भी एस्पिरेंट रहे तो आपको पता है कि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए कि जर्नी कैसी थी। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं और मैं जानना चाहूँगी आपका बचपन कैसा रहा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी हुई, बैकग्राउंड कैसा था आपका? जी मैम, मैं बेसिकली कोरबा ज़िले से हूँ। Okay. और वहाँ मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ। 2 भाई 2 बहन हैं हम लोग। Okay. और मेरी जो है स्कूलिंग कोरबा से ही हुई, सरस्वती शिशु मंदिर सीतामढ़ी से। और 12th तक की पढ़ाई वहाँ से हुई। और उसके बाद बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में था मैं। Okay. जी मैम, 2011 से 2015 के बीच में मेरी जो इंजीनियरिंग थी। उसके बाद 2015 के बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे मैम। एक तो मैं टेक्निकल फील्ड चुनूँ या फिर सिविल सर्विसेज की ओर आऊँ। तो फैमिली सपोर्ट भी था और टेक्निकल बैकग्राउंड मेरे को लगता था कि मैं कर तो लूँगा, लेकिन वहाँ से जो एक सोशल टच होता है वो मेरा मेरा मैं सीमित दायरे में सिमट जाऊंगा। जी। और सिविल सर्विसेज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है इस मामले में। और सोशल रिस्पेक्ट भी सिविल सर्विसेज में ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, फेम की बात होती है, नेम की बात होती है, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। सोशली आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप सोसाइटी में देखते हैं हम कि कुछ गलत हो रहा है तो हम सुधारना चाहते हैं, तो वो वाला इंट्यूशन था आपके अंदर मतलब? यस मैम, टू बी ऑनेस्ट पहली प्रायोरिटी तो ये थी कि जॉब सिक्योर किया जाए। ओके। क्योंकि आप जैसे जैसे इंजीनियरिंग के बाद पास आउट होते हैं तो सबके सबके लिए एक क्वेश्चन होता है, हर अब एक क्या आगे आगे क्या और आगे क्या करना चाह रहे हैं, जी जी क्या सोचा है। बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन रहता है और एक जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं वो सबके मन में चलता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो जॉब सिक्योरिटी थी मैम। उसके बाद फिर सोशल रिस्पेक्ट, बाकी सारी चीज़ें। ओके ओके। तो जब आप इंजीनियरिंग पास आउट किया, आपने 2 महीने का ट्रेनिंग पीरियड जो कंप्लीट किया, फिर आपने जब छोड़ने का निर्णय लिया तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिला या फिर अपोज किया उन्होंने? बिल्कुल सपोर्ट था मैम। उस टाइम हेल्थ इश्यूज भी थे। ओके। आप जनरली देखेंगे बाहर का एटमॉस्फेयर, छत्तीसगढ़ का एटमॉस्फेयर, दोनों में डिफरेंस बहुत। होता है। छत्तीसगढ़ एक्चुअली हेल्दी एटमॉस्फेयर है यहाँ का हाँ काफी। राइट। और यहाँ मतलब प्रॉपर अपने पास स्पेस है। और बाहर जैसे आप मेट्रो सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि आपाधापी, हाँ बिल्कुल, भाग दौड़ वाला हाँ जीवन होता मशीनी है। दुनिया। तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता था कि यार ये मैं मतलब ये क्या इसी में जीवन गुजारना है। तो कहीं ना कहीं वो सोच थी कि अपने को सिविल सर्विसेज, सीजीपीएससी और यूपीएससी ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो मेरे लिए है अभी टाइम। और घर वालों का भी सपोर्ट था कि जी जी आप कंफर्ट हैं, आप अभी तैयारी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें जाइए। बिल्कुल। मतलब आप मिट्टी से जुड़े रहना चाहते थे, अपने आसपास के एग्जैक्टली। माहौल के साथ में रहना चाहते थे। राइट मैम। बिल्कुल। तो जब आपने 2016 में निर्णय लिया कि अब मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी, तो आपने सीधे सीजीपीएससी की तैयारी किया? जैसे आपने यूपीएससी का मेंशन किया है, तो आपने वहाँ भी ट्राई किया यूपीएससी के लिए भी? यस मैम, मैं 4 साल कंटिन्यू पंजाब
और दिल्ली वाले एरिया में रहा, तो वहाँ कंटिन्यू रहा। उसके बाद मैं जैसे ही घर आया तो यूपीएससी मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं यूपीएससी डायरेक्टली करूं। ओके। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कंटिन्यूअसली वो उनकी तैयारी चल रही थी। तो मेरे को लगा कि मैं पहले तो जॉब सिक्योरिटी, एक कोई भी एग्ज़ाम क्रैक किया जाए, उसके बाद फर्दर स्टडी आपका ओके, फिर कंटिन्यू। अपग्रेड किया जाए उसको। यस मैम। ऐसा। तो टारगेट तो यूपीएससी पीएससी ही था, लेकिन मैं पेपर सारा दिलाता था, बैंक का भी, एसएससी, रेलवे, ओके। व्यापम, सीजीपीएससी, यूपीएससी, ओके। सारा। ओके। यस मैम। तो फिर आपने स्ट्रैटेजी कैसे बनाई? मतलब ये सारे एग्जाम्स जो होते हैं इनमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। यूपीएससी का सिलेबस हम देखें तो बिल्कुल अलग है, सीजीपीएससी का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है। क्वेश्चन पूछने का अगर सब्जेक्ट भी सेम है तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। और वहीं वनडे एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम में उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो आपके लिए थोड़ा भटकाव वाला समय था या आपने सोच के ही रखा था कि मुझे सब जगह ट्राई करना है? एग्जैक्टली मैम, ये चीज़ें मैं जब उसमें घुसा तब मेरे को पता चला कि मैं कहीं ना कहीं अपने माइंड को बहुत डाइवर्ट कर रहा हूँ, बहुत सारा बर्डन ले रहा हूँ अपने जी ऊपर। बिल्कुल। आप देखेंगे एसएससी का सिलेबस टोटली डिफरेंट है आपका, बैंकिंग का, बहुत बहुत अलग सीजीपीएससी, है। व्यापम का, तो टोटली उसमें तो प्रॉपर सीजी जीएस भी है जी। व्यापम और सीजीपीएससी में, बाकी में नहीं दिखता। तो एक तो सिलेबस भी मेरा प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो रहा था एक एग्ज़ाम का, और निकल भी नहीं रहा था। तो स्टार्ट तो कर दिए थे जैसे तैसे, जी। एक जी। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। और मैं ऐसे दोस्त भी थे जो कोई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ओके। और मैं एग्ज़ाम कंटिन्यू दिलाता था, कोई भी एग्ज़ाम छूटता नहीं था। हर हम्म। महीने 2 महीने में एक एग्ज़ाम होते ही थे कंटिन्यू। ओके। और इस बीच समझ में आता है सबसे अच्छी बात, इस पूरी बातों में पता चलता है कि आप सभी सब्जेक्ट, सभी एग्जाम का सिलेबस आपको पता होता है कि बिल्कुल। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है और इसमें क्या पूछ रहा है। तो आप देखेंगे सीजीपीएससी या यूपीएससी में तो बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, और जी आप बिल्कुल। देखेंगे कि तो 90%, 70 to 90% बाकी अदर एग्जाम को ये कवर करता है। हम्म। और सीजीपीएससी एक एकमात्र ऐसा एग्जाम है, यूपीएससी एकमात्र ऐसा एग्जाम है दोनों, जिसका एक प्रॉपर सिलेबस है, एक प्रॉपर शेड्यूल है, जी। आपका प्रॉपर एक ईयर कैलेंडर है। हाँ, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यस पता मैम। होता है कि कब प्री है कब मेंस यस होगा। मैम। तो फर्स्ट टाइम तो 2015 में मैं ऐसे ही फॉर्म भर दिया था। ओके। उसके बाद वो मेरा बस बैठना है ऐसा था। उसके बाद 2016 में मैं सीरियसली दिया था अच्छा। कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं फर्दर अब आगे की पढ़ाई, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। तो 2016 में मेरा 4 से 5 नंबर में प्रीलिम्स रुक गया था। उस टाइम सीसेट और जीएस पेपर वन दोनों का नंबर जुड़कर आता था। जुड़कर आता था, हाँ। हाँ वो तो पुराने टाइम का। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, लेकिन बहुत सारा उससे मेरे को लेसन मिला कि आप 4 5 ही नंबर पीछे हैं, बाकी प्रीलिम्स बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो 2017 में मैं प्रॉपर पहले तो मेंस की तैयारी किया, और 17 पीएससी के लिए। ओके। तो कंटिन्यू मेरी तैयारी थी मेंस और प्री के 3 महीने पहले मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की। उसके पहले पूरा मेंस का सिलेबस ही पढ़ा, और इस बीच कंपटीशन कम्युनिटी का एग्ज़ाम भी हुआ था, मेगा टेस्ट सीरीज, ओके। ओके। और उसमें रैंक भी आया था। वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था, अच्छा। तो टॉप 50 को उसमें स्कॉलरशिप मिलना था, जी। और जी। उसमें दिल्ली आईएएस में फ्री में कोचिंग भी मिलनी थी। ओके। और वहाँ से मैं कोरबा से फिर बिलासपुर शिफ्ट हुआ। अच्छा। उसमें मेरी रैंक 29th थी। ओके। ओके। हाँ। तो तब तक आपने मतलब कोचिंग ज्वाइन करने के पहले आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, घर से खुद ही प्रिपरेशन कर वहाँ रहे थे? जुड़ा था मैम, मैं कोरबा में मंजिल कोचिंग क्लास, ओके। दिल्ली कोचिंग पोपटानी सर का, ओके। ओके। और कॉन्सेप्ट पीएससी एकेडमी करुण सर का, जी। जी। और मंजिल कोचिंग क्लास में ही मेरी पहली पढ़ाई हुई थी, वहाँ मैं पढ़ाता भी था। ओके। यस मैम। तो आपको ये पढ़ाने का ऐसे शौक या तौर पे पढ़ाते थे या आप इसे सीरियसली ले रहे थे? बेसिकली मैम मंजिल कोचिंग क्लास
वो ARM सर के द्वारा फाउंडेशन किया गया था उसका। वो ऐसे रेलवे अधिकारी होते थे जो बहुत बिजी शेड्यूल से अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाल कर पढ़ाते थे। तो कभी कभी उनके उनकी अनुपस्थिति में मेरे को दिया जाता था कि आप पढ़ाएंगे आगे, कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। तो वो मेरे लिए एक पढ़ाने का मौका भी था और मेरी तैयारी को भी और पुख्ता करने का टाइम था। बिल्कुल। फिर 16 से लेके अभी 2023 आ गया है, मतलब 21 का आपने लास्ट पीएससी दिया, उसमें सिलेक्शन हुआ आपका। तो ये काफी लंबा समय होता है, इसमें बहुत सारे आपको नाकामियां भी झेलने मिली होंगी, सामने आपको फेस करना पड़ा होगा, सोशल प्रेशर भी रहा होगा, फैमिली का भी रहा होगा। तो ये सबसे ओवरकम कैसे किया आपने? आपको मेजर क्या क्या चीजों को देखना पड़ा जो आजकल के बाकी एस्पिरेंट्स जो है उनको भी फेस करना पड़ सकता है? मैम होता क्या है, सारे स्टूडेंट्स जो फ्रेशर हैं सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि जॉब सिक्योरिटी पहले। तो वो जो दौर होता है कि जॉब सिक्योरिटी तो लानी ही है, लेकिन एग्ज़ाम का प्रॉपर शेड्यूल होता है। जब तक हम किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करेंगे तब तक वो हमको आउटकम नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 2017 में मेरे को समझ में आ गया था कि प्रॉपर CGPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अपना कैलेंडर ईयर लेके चलता है। फरवरी में प्री होगा, जून में मई जून में आपका मेंस और इंटरव्यू। तो वो शेड्यूल मेरे को बहुत सूटेबल लगा और इस बीच में जो भी एग्जाम होंगे मैं दिलाऊंगा। तो इस बीच व्यापम में भी सहायक सम परीक्षक और पटवारी का भी 2016-17 में मेरा क्रैक हुआ था। तो आपने फिर ज्वाइन किया वो? एट सेम टाइम मैम CGPSC 2017 का रिजल्ट आया था। उसमें मैं 175th रैंक जी लाया था मैम, और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में। तो फिर आपने ज्वाइन कर लिया? तो मैं PSC का पोस्ट ज्वाइन किया मैम। तो फिर तो और कठिन हो गया होगा आपके लिए जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना और अपग्रेड करना, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता जितना समय चाहिए होता है PSC की तैयारी के लिए। तो वो 8 to 10 आवर्स का जो बोलते हैं कि कम से कम 5 से 6 घंटे तो पढ़ाई करनी होती, फिर मैनेज कैसे किया आपने? मैम 2017 में जैसे ही मेरा 175th स्कोर किया तो मैं अपना एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ मार्किंग में। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि आप ज़्यादा दूर नहीं हो, अंडर 50 अंडर 30 भी अचीव किया जा सकता है। और मेरे फ्रेंड्स थे जिनका अच्छा रैंक आया था। तो ये तो खुशी थी, घर में जॉब सिक्योर हो चुका है और मैं भी थोड़ा से कंफर्ट जोन में था कि एक बर्डन उतर गया था, मतलब कि चलो ठीक है, एक तो है मेरे पास, अब बेटर करना है। और व्यापम के भी एग्जाम निकलने लगे थे, उसमें भी रिजल्ट आने लगे थे। तो वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको रुकने नहीं देता, चाहे कितनी भी हैप्टिक शेड्यूल हो। मैं 6 घंटे 8 घंटे अगर ऑफिस में हूँ, फील्ड में हूँ, तो उसके बाद भी जो सुबह का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, वो मेरे को पढ़ने में बहुत, मतलब कोई वो हैप्टिक नहीं लगता था। वो बल्कि मेरे को इंजॉय वाला मोमेंट था कि मेरे को मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। तो 2018 का भी दिया मैम, उसमें 90 रैंक आया मेरा। और उसके बाद 90 रैंक में केवल एक पेपर, मेरा पेपर 5th में बहुत कम नंबर थे। टॉप 500 में मैं सबसे कम था, 71 मार्क्स थे। अगर वो 95 100 होता तो अंडर 20 आप अंडर 30 40 इवन मैं सोचा था कि वहाँ तक मैं पहुँच गया था और थोड़ा सा बस माइनर रह गया। तो 19 भी 20 भी मैं कंटिन्यू किया। 19 में मेरा प्रीलिम्स पहला फेज में निकला नहीं, वो हाई कोर्ट का डिसीजन आया जब, तो उसके बाद संशोधित मॉडल आंसर में कुछ विवाद चल रहा था। उसके बाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया और मेरा कुछ 137 138 था। तो उसके बाद 187 लोग का अलग से लिस्ट निकला, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उस टाइम बहुत शॉर्ट टाइम था अपने पास कि मेंस देना था मार्च में, तो वो मेरी तैयारी थोड़ी वहाँ वीक थी। तो वो मैं दिया, 750 के करीब मेरे मेंस के नंबर थे। और इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए वो। तो 2020 का भी प्री निकल चुका था, मेंस में अपीयर हुआ, वहाँ भी मैं तैयारी तो कर रहा था प्रॉपर, लेकिन बहुत डरा हुआ था। 2019 मतलब मेरे लिए दोनों एक साथ आए थे, 3 मंथ के टाइम डिफरेंस में आ गए थे। यस मैम। 2019 जो
उसका जो डर था वो मैं कहीं ना कहीं वो कैरी करते गया, और वो ओके। फाइनली फिर से मेरा वही नंबर था, 2-4 नंबर कम थे, ओके। 750 के करीब थे। और फिर मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से, मतलब वो मेरे लिए निराशा वाला दौर था आपका, बहुत निराशा से भी डिप्रेशन। बहुत मतलब मैं ये निराशा की वाला, भी हाँ, गहराई पे पहुंच गए क्योंकि थे आप। मेरा फ्लो अच्छा था, कंटिन्यू था। मैं कहाँ, और मेरे रूममेट्स भी सेलेक्ट हो रहे हैं, मेरे दोस्त भी सेलेक्ट हो रहे हैं, और सबकी पढ़ाई प्रॉपर चलती थी। ओके। तो मेरे को लगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने साथ जस्टिस नहीं किया हूँ, मैं अपने आप को। आपको लग रहा था आप में कैलिबर है, बट मैं अपनी यस मैम। वीकनेस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। और फिर 2021 था मैम, तो मैं चाहता था कि अब इस बार तो वो सारी गलतियां मैं ना करूं जो मैं 19 और 20 में किया। मैंने 19 और 20 में टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाए थे। इस अच्छा। बार मैं प्रॉपर 34 to 40 टेस्ट सीरीज नॉन स्टॉप लगाए थे। प्रीलिम्स बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस मैं ज्वाइन किया था, ओके। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, क्योंकि आपको जॉब के साथ आप क्लास मुश्किल अटेंड होता नहीं है कर सकते फिजिकली अपेयर होना हैं। यस कहीं मैम। पे। और कोरोना के बाद तो फिर ऑनलाइन क्लास बहुत हाँ। अच्छे अच्छे आने लगे। तो वो एक टाइम था कि मेरे को अब अपने आप से लड़ाई हो गई थी ओके। कि हाँ, अंदर से मैं तो, मेरा त्योहार भी ऐसा था कि मैं घर में मैं बोल दिया था, सब समझते भी थे कि मेरा त्योहार तभी होगा जब मेरा आएगा रैंक। ओके। अंडर 50 मैं रहना चाहता हूँ, और जो मेरे को चाहिए क्लास 2 पोस्ट एटलीस्ट। डीसी तो सबका ही सपना होता सब। है। बिल्कुल। और इस बार भी रैंक अच्छा है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा रह गया। बाकी मैं अपने हार्ड वर्किंग से तो सेटिस्फाइड हूँ। अभी मैंने आपका फिर किया। से प्री दिया है आपने इस बार का? यस मैम। निकला आपका हाँ प्री? मैम, अभी 1 महीने मेंस है बाद। मतलब आपका यस नेक्स्ट मैम। फिर से, और नेक्स्ट हम आपको डीसी की पोस्ट पे देखेंगे। तो जैसा आप बता रहे थे कि आप बहुत निराशा से भी और गहरे चले गए थे उसमें, फिर आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया या घर वालों की हेल्प ली? उस दौर से कैसे निकले? क्योंकि ये एक ऐसा, मुझे लगता है कि ऐसा टाइम है जो लगभग सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं कहीं ना यस कहीं, मैम। कि कंटिन्यूटी रहती है, एग्जाम निकलते भी हैं, लेकिन जो पोस्ट जो डिजर्व करते हैं वो उनको लगता है वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो इससे कैसे आपने खुद को हेल्प कैसे की इससे जी निकलने? मैम, सेल्फ असेसमेंट वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने आप को स्वीकार करें कि ओके। आपसे गलती हुई है। आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने माइंड में पाला था। बिल्कुल। चाहे वो जॉब का हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे दोस्तों का हो। तो वो छोटा छोटा जो टाइम सेविंग है, वो डिस्ट्रैक्शंस है, उसको टाइम सेविंग में बदलना है। और मेरे को लगता था कि ना, ये 7 से 8 नंबर पर पेपर मेरा कम हो रहा है, ओके। और मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाया। और इस बार टॉप 50 मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इस बार टॉप 50 में डीएसपी का भी पोस्ट था। तो मेरे को लगा क्लास 2 एटलीस्ट मिल जाएगा। हालांकि हम्म। डीएसपी, पुलिस प्रशासन मेरी कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही। अच्छा। यस मैम। डीएसपी बहुत अच्छा पोस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। तो मैं 2021 वाला जो मीन्स प्रीलिम्स के पहले, मैं 7 से 8 महीना पहले ही, 4 से 5 महीना पहले ही प्रीलिम्स को अच्छे से पढ़ा, ताकि प्रीलिम्स रुके ना, क्योंकि प्रीलिम्स ही तो अपना बिल्कुल डोर ओपन करता है डोर आपको ओपन मेंस करता का। है, वो पास है अपने पास लिए। है, बिल्कुल टिकट है तो वो। अगर प्रीलिम्स रह गया तो फिर मैं मीन्स का क्या सोचूंगा। ओके। तो प्रीलिम्स भी बहुत अच्छे से किया, और 2021 का आई थिंक सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स प्री था बिल्कुल। मैंने जितने भी साल दिया उसमें टफेस्ट था। तो मेरे आंसू निकल गए थे जब मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अपीयर कर रहा था वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। मैं बोला कि ऐसा पेपर आने लगा, मतलब मैं सोचा था क्या और हो क्या रहा है। ओके। तो फिर भी चलो यार, अब कोई नहीं, अपन हम्म। करते हैं फिर भी। उसके बाद मेरे को लगा कि इस पेपर टफ आया तो सबके लिए आया है, बिल्कुल। और देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इतना टफ पेपर, और 70 से 80 नंबर अगर अनरिजर्व में जाएगा तो फिर ऐसा दौर तो मैं नहीं देखा था। तो फिर वो टाइम था कि प्रीलिम्स मेरे को कोई होप नहीं था। ओके। यू नेवर नो कि आप इन हैं कि आउट हैं, बिल्कुल आपकी कभी आगे की पता नहीं तैयारी कैसी चलता। होगी। तो वो मैं 4 से 5 महीने में जो होप बांधा था वो मेरा कहीं ना कहीं टूट गया था।
लिटरली मैं बता सकता हूँ कि वो 20 दिन मैं बस अपने आप को सांत्वना देता था, कोई नहीं, अब ठीक है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, ओके। करेंगे। लेकिन 9 मार्च को रिजल्ट आया प्रीलिम्स का और मैं क्वालिफाइड था। और क्योंकि पेपर टफ था तो सबके लिए था और मैं पूछ रहा था तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था सबका। तो बहुत खुशी हुई, मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो आपको इंट्यूशन आ गया था हाँ। ये तो चांस मेरा फाइनल है और मुझे इसमें तो बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली तो है। फिर वो भी मैम, अब प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, आप एक हर्डल पार कर लिए, लेकिन मेंस भी मेंस। बहुत बड़ा आपका टास्क है। तो मेंस 2 बार से मेरा रुका, पिछला 2 बार, और मैं ओके। देखा कि मैं क्या क्या गलतियाँ, मेरी गलतियाँ क्या थी। मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था और कुछ भी पढ़ रहा था, हम्म। नोट्स भी नहीं थे प्रॉपर, नोट्स तो थे मेरे लेकिन वो अपडेटेड नहीं थे। तो ओके। इस बार प्रॉपर मैं शॉर्ट नोट्स भी हम्म। बनाया, शॉर्ट नोट्स इन द सेंस कुछ लॉन्ग नोट्स थे उसमें मैं अंडरलाइन और ये सारी कुछ चीज़ें। न्यू फैक्ट्स वगैरह यस ऐड मैम। करना। तो ओके। मेरे को लगा कि मैं अब वो डिस्ट्रैक्शन अपने अंदर से ही निकाल दूंगा ना। मैं होली में घर गया, उससे ओके। पहले दीपावली में भी घर नहीं गया। अच्छा। मेरे को बस करना है, ये लास्ट पूरा चांस। 100% फोकस था हाँ, अगर आपका। मैं इसमें करता हूँ अच्छा तो मैं, मेरे को लग रहा है कि कर सकता हूँ मैं। ओके ओके। तो मतलब आपको टेस्ट सीरीज का बहुत बेनिफिट मिला, बहुत बेनिफिट प्री मिला और मैम। मेंस दोनों में ही। यस और मैम। मेंस आंसर राइटिंग क्योंकि आपने पहले भी लिखा था, मेंस आपका क्लियर भी हुआ था तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं तो रही होगी, यस मैम। लेकिन फिर भी आपको टेस्ट सीरीज से काफी बेनिफिट मिला। ओके। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपने क्या जी स्ट्रैटेजी फॉलो की? मैम, मेंस के बाद लगा था पेपर अच्छा गया है। अब फिर भी आपको डर रहता है कि ठीक है, अच्छा तो हर बार जाता है, आप बेस्ट देते हैं, लेकिन क्या इस बार हो पाएगा। फिर भी करंट अफेयर जो अपडेट करना रहता था, इंटरव्यू तक अपन थोड़ा फ्री हो जाते ओके। हैं। वो दौर रहता है कि आप ना थोड़ा पढ़ाई से अपना ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं या घूमते हैं ज़्यादा, या जी। आप फैमिली में टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो टाइम था। उसके बाद जैसे मेंस का रिजल्ट आया, बहुत खुशी हुई, मतलब निकल गया है मेंस। उसके बाद इंटरव्यू वाला भी, वो उसमें भी आप जब तक पूरा शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप डरे रहते हैं। ओके। तो मेंस में भी कितने नंबर होंगे, बहुत ज़्यादा तो पिछले बार उतने थे नहीं। हाँ। और इस बार मतलब क्लास 2 के लिए तो बहुत अच्छे नंबर चाहिए। तो ये था कि मैम इंटरव्यू में अच्छा नंबर लाना है, तो सारी तैयारी मैं कोचिंग में, डीआईए का जो जांजगीर ब्रांच है वहाँ 1.5 महीने करीब पढ़ाया भी वहाँ। ओके ओके। और करेंट अफेयर्स और मेरे जो बैकग्राउंड्स थे, बैकग्राउंड से जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो मैं तैयार किया। और मेरे डिपार्टमेंट से बहुत इम्पोर्टेंट वो जहाँ मैं लैग करता था पिछले बार, हम्म। तो वो मेरे को लगा कि उसको मैं अगर अच्छे से नहीं कर पाया तो फिर वो अनजस्टिफाई हो जाएगा। ओके। तो मेरे को लगा कि डिपार्टमेंट से लेकर सारी चीज़ें जो मेरे से पूछी जा सकती है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, कोई लूप होल नहीं छोड़ना यस है इस मैम, बार, बिल्कुल। वो मैं कर लेता हूँ, बाकी तो फिर भगवान की मर्जी। ओके। मतलब मुझे आपकी बातों से मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, आपने अपनी पर्सनालिटी में खुद में छोटे छोटे चेंजेस कंटिन्यू किए और फिर यस उस मैम। वजह से आज आप यहाँ तक पहुंच पाए हैं। ये बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं उनके साथ में ये दिक्कत जरूर होती होगी कि वो समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब तक प्रॉब्लम पता नहीं तब तक सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल हो जाता एग्जैक्टली है। मैम। पहले तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है मैम, और अपनी असफलताओं की जो स्वीकार्यता होती है, एक्सेप्टेंस होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। हम लोग बहाना बनाते हैं, इसके कारण हो गया, उसके कारण हो गया, लेकिन लगता है कि हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। सब में 5 नंबर 10 नंबर ही बढ़ाना रहता है सब पेपर्स में। और कुछ चीज़ें जो अपने आप में शेड्यूल में, अपने रूटीन में चेंज करना होता है, जैसे खाने पीने में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए। और आप मेंटल फिजिकल दोनों मेंटल फिटनेस फिजिकल, यस जरूरी है। मैम, क्योंकि वो जो 4 दिन का शेड्यूल होता है अपने आप में बहुत कठिन टास्क कट होता है। तीन आप 6 घंटे का पेपर लिखना है आपको। एग्जैक्टली मैम, और वो जो गर्मी होती गर्मियों है, का मौसम। हाँ, तो आप कहीं भी उस 7 दिनों में अपने आप को आप ना मेंटली रेस्ट हो सकते हैं ना फिजिकली। बिल्कुल। तो वो उसके लिए आपको ना केवल मेंटली बल्कि आपको फिजिकली भी तैयार होना रहता है। तो मेरा टेस्ट सीरीज भी ऐसा रहता था कि मैं कूलर पंखा बंद करके
प्रॉपर वो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, रियल एनवायरनमेंट यस फील करके मैम, आप देते थे, तो ये काफी बेनिफिशियल रहा आपके लिए। यस मैम, मेरे को लगता है अभी तो बोल सकता हूँ कि वो बहुत वो मेरे लिए एक पहले तो मैं किया, अपने आप में ट्रायल किया कि हो सकता है एक देखते हैं सक्सेस होते हैं कि नहीं। ओके, मैं जो सक्सेसफुल बेस्ट रहा कर आपका सकता था ट्रायल। तो वो मैं किया। ओके, तो आज बोल सकता हूँ कि मैम सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर एक मिलती दिन है। जरूर मिलती है। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज दीजिए। जी मैम, जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया मैं भी मतलब शॉक्ड था, केवल 1 महीने का टाइम। तो मतलब ये था कि जुलाई तक हो सकता है मेंस, ऐसी मेंटलिटी थी मेरी भी। लेकिन मैं भी शॉक्ड था, लेकिन कंपटीशन है, कंपटीशन सबके लिए होता है। तो हमको सोचना है कि मतलब केवल मेरे लिए कंडीशन है तो ये फिर तो दिक्कत है, ये सबके लिए है। और चुनौती को ही स्वीकार करना है मैम, ये 1 महीने में क्यों नहीं हो सकता, सबके लिए वही टास्क है। तो अपन प्रॉपर सिलेबस को पढ़ सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी करनी पड़ेगी अभी 1 महीने में तो। ओके। और उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, इधर उधर की बातें अपना, हो सके तो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देना है। घर परिवार, शादी है तो अभी पोस्टपोन कर सकते हैं, दोस्त की शादी है तो उसको सॉरी बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी ये टाइम है कि आप सब चीज से सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ओके। क्योंकि 1 महीना मतलब मेंस के लिए बहुत कम टाइम होता है मेरे को लगता है। क्योंकि जो मैं 1.5 साल में मैं मेंटली फिजिकली तैयार हुआ, वो 1 महीने में मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इट्स लाइक करने वाले इम्पॉसिबल। कर सकते हैं हाँ, बिल्कुल, अब अगर। वो चीज होती है तो इसीलिए तो फिर वो उनको बड़े पोस्ट मिलेंगे या फिर अच्छा रैंक आएगा। तो ये तो करना पड़ेगा, कंपटीशन सबके लिए मैम। और बाकी कंसिस्टेंसी, अपने अंदर सेल्फ बिलीव। अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, खुद को समझाना है कि नहीं, नेक्स्ट जी टाइम हम इससे बेटर करेंगे। जी, और 1 महीने का टाइम है, आप अपने आप से पूछिए। अभी मेरे को लगता है, मेरे को स्वयं लगता है कि मैं जो वो पिछले बार किया वो 1 महीने में क्या कर सकता हूँ, लेकिन देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। पढ़ने का, पढ़ाई का कोई जी, शॉर्टकट नहीं होता, और जितने प्रोसेस है उससे तो निकलना ही पड़ेगा, यस मैम। पेपर देना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये थे योगेश्वर जी हमारे साथ में, और इनसे बात करके हमें काफ़ी चीज़ें सीखने मिली कि कैसे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया और आज ये यहाँ पहुँचे। एंड आई विश एंड आई होप कि नेक्स्ट मेंस में सर के बहुत अच्छे मार्क्स आए और इनको डीसी की पोस्ट ज़रूर मिले, जो ये इनका बहुत बड़ा ड्रीम है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू योगेश्वर थैंक यू जी। मैम।